नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने 17 मार्च यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए अपने जो है करंट अफेयर के रिवीजन सेशन को स्टार्ट किया था, जिसकी क्लास कल पहली क्लास थी और हम लोगों ने पहले क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो डिस्कस किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ वो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में वो सेशन जो है पड़ा हुआ है, तो आप वहां से जाकर के अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को देख सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित। आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में ठीक है यूपी पीसीएस 2024 एग्जाम को टारगेट करते हुए कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन से आप सब लोग जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और जैसा कि आपके लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप सेशन को अटेंड करिए, चाहे अभी करिए चाहे बाद में करिए, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिए। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताती जा रही हूँ उनको नोट डाउन करते हुए चलिए, और इस तरीके से आपकी एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगी और एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप अच्छे से उसको रिविजन भी कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले एक चीज बता देना चाहूंगी। करंट अफेयर रिवीजन सेशन की जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से आपको ठीक है इस चैनल पे जितने भी संबंधित क्लासेस चलती है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, डेली ये जो करंट अफेयर है, चाहे वो डेली करंट अफेयर हो चाहे रिवीजन सेशन हो, इसकी पीडीएफ प्रॉपर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप पीडीएफ को भी डाउनलोड करके दोस्तों अच्छे से जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वो है राज्य ने कुष्ठ रोगी खोजी अभियान चलाया। ठीक है, तो यहाँ पे किस राज्य में या फिर किस राज्य ने जो है कुष्ठ रोगी जो खोजी अभियान है उसको चलाया है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने चलाया है। तो चूंकि ये यूपी स्पेशल में हो जाता है आपके लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन को शामिल किया गया। तो देखिए नाम से पता चल रहा है ये अभियान क्या है, जो कुष्ठ रोगी हैं उनको खोजने का अभियान है। तो डोर टू डोर जो प्रशासन है वो डोर टू डोर जाएगी और जो कुष्ठ रोगी रहेंगे उनको खोजेगी और उनका क्या करेगी, इलाज करेगी। क्योंकि ध्यान रखिएगा कुष्ठ रोग जो है ये इसका इलाज संभव है अगर प्रारंभिक समय में आप इसको जानकारी आपको मिल जाए। तो आपसे ये भी प्रश्न देखिए, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो ये पूछा जा सकता है क्या कुष्ठ रोग ये अनुवांशिक जो है बीमारी है। तो ध्यान रखिएगा ये अनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों, ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है। तो संक्रामक यानी कि ये एक तरीके से ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो किसके द्वारा होता है, किसके माध्यम से होता है, तो ये ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो बूंदें होती हैं जो हमारे मुंह ठीक है और जो नाक से निकलती, उन बूंदों के माध्यम से ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये क्या है, एक संक्रामक रोग है, इसलिए काफी ज्यादा खतरनाक। यानी कि यहाँ पे कोई अगर आसपास का कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को हुआ तो अपने आसपास के कई लोगों को संक्रामक कर सकता है इस बीमारी से, और ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है। तो इसी कारण से ये अभियान चलाया गया, जिससे कि कुष्ठ रोग जो है वो प्रदेश से समाप्त किया जा सके। आइए थोड़ा सा कुष्ठ रोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कुष्ठ रोग देखिए यहाँ पे दिया है, जिसे हम इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं दोस्तों। ये इस तरीके की बीमारी है, इसमें आप देखेंगे तो उंगलियां वगैरह बहुत छोटी हो जाती, मुड़ जाती हैं। ठीक है, और एक तरीके से इसको देखिए हैंसन नाम से भी जाना जाता है इस बीमारी को। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा हैंसन नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किसके माध्यम से होता है, ये वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। तो पूछेगा भाई कौन से बैक्टीरिया से, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा है माइक्रोबैक्टीरियम ठीक है लेप्री। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के माध्यम से ठीक है ये जो है लेप्रोसी बीमारी होती है। तो चूंकि एक संक्रामक रोग है, तो इसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए दोस्तों हर साल जो है ठीक है विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा लास्ट संडे ऑफ जनवरी उस साल जो है हमेशा उस दिन वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। तो 2024 में जो है लास्ट संडे कब पड़ा था जनवरी का, तो 28 जनवरी को मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा आपसे वर्ल्ड अगर ठीक है वर्ल्ड लेप्रोसी डे पूछे तो आप इस 2024 लिख के देगा, तो ये 28 जनवरी को मनाया गया। लेकिन भारत में जो है ये हर साल राष्ट्रीय जो ठीक है कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, ये एक तरीके से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के ठीक है सम्मान में एक तरीके से पुण्यतिथि के दिन जो है ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के साथ इसे मनाया जाता है। आपको
पता है 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, नाथूलाल गोडसे के द्वारा इनको गोली मार करके महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और महात्मा गांधी जी जो है बहुत ज्यादा अवेयर थे, कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को अवेयर करना चाहते थे। उनका बहुत बड़ा एक तरीके से प्रयास था कि हमारे देश से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाए, इसीलिए उनके जो है पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये जो है दिन मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व कुष्ठ रोग दिवस का विषय क्या है 2024 का, तो बीट लेप्रोसी, यानी कि लेप्रोसी को क्या करना दोस्तों, हरा देना, ठीक है, ये इसकी क्या है दोस्तों, ठीक है, थीम है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता चला लेप्रोसी रिलेटेड। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है कि लेप्रोसी को किस नाम से जाना जाता है, इस नाम से, किसके माध्यम से होती है, बैक्टीरिया के माध्यम से, क्या ये एक अनुवांशिक डिजीज है, क्या ये एक संक्रामक है, तो ध्यान रखिएगा ये एक संक्रामक डिजीज है। किसके माध्यम से फैलती है, तो ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से जो हमारे नाक और मुंह से निकलते हैं उनके माध्यम से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हर साल हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, कब करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये हम करते हैं दोस्तों 26 जनवरी को। 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसी उपलक्ष्य में हम हर साल क्या करते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा इस साल और हर साल जो है इस दिवस के अवसर पे कोई ना कोई मुख्य अतिथि के रूप में रहता है। और इस साल जो है गणतंत्र दिवस 2024 के जो मुख्य अतिथि थे दोस्तों वो थे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, एमैनुअल मैक्रोन जो है वो यहाँ के इस साल जो है भारतीय गणतंत्र दिवस के क्या थे दोस्तों, मुख्य अतिथि थे। तो इस साल कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये 75वां, ठीक है, गणतंत्र दिवस था। आपको पता है इस गणतंत्र दिवस में जो है कई सारे राज्यों के द्वारा झांकियां निकाली जाती है, झांकी निकलती है और किसी न किसी राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, झांकी का पुरस्कार दिया जाता है और ये एग्जाम में आपसे पूछ देता है। तो इस साल जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार दोस्तों दिया गया वो किसे दिया गया, तो जो पहला पुरस्कार दिया गया दोस्तों वो दिया गया उड़ीसा की झांकी को, ठीक है, किसे दिया गया, उड़ीसा की झांकी को, ठीक है, उड़ीसा की झांकी थी, ठीक है। और वही बात करें इसका विषय क्या था, किस विषय पे थी ये, तो ये ध्यान रखिएगा इसका जो विषय था वो दोस्तों वो विकसित भारत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा विकसित भारत में, ठीक है, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आधारित जो है ये क्या था दोस्तों, ये जो महिला वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये थीम थी। और इसका और यहाँ पे देखा जाए इसीलिए जो है एक तरीके से, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्ति, ठीक है, करण, ये ध्यान रखेगा। तो ये जो है इस पे थीम थी और इसी उड़ीसा का जो है उड़ीसा की झांकी को पहला स्थान मिला। वहीं दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन सी झांकी थी, ध्यान रखिएगा गुजरात की, ठीक है, गुजरात पे, ठीक है। अगर हम ठीक है, गुजरात, अगर हम तीसरे राज्य की बात करें तो वो कौन सा था दोस्तों, तो तमिलनाडु था, ठीक है। आप इन जो है राज्यों को विशेष करके याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे इतना काफी चीजें हैं, अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अगला है दोस्तों कि मेरा भारत अभियान जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, मेरा भारत अभियान जो है कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया, जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, ठीक है, क्या नाम है उनका, ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा जो है मेरा भारत अभियान लॉन्च किया गया है। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट है मंगलूर जो कि कर्नाटक में है, ये आर है, ठीक है, मंगलूर आर है, ठीक है, किस जहाज पर ड्रोन से हमला किया, तो देखिए एक जहाज थी जिसका नाम था एमपी क्लेन प्लूटो, ठीक है, एमपी क्लेन प्लूटो जो जहाज थी वो कहाँ आ रही थी दोस्तों, वो कर्नाटक आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस पर हमला किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेरावल जो है ये एक तरीके से स्थान था गुजरात के पास, वहीं पे जो है अरब सागर में, ठीक है, बेरावल से लगभग देखा जाए दोस्तों तो 200 मीटर समुद्री मील जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, इसे अरब सागर में दोस्तों, अरब सागर में जो है इस पर हमला किया गया एमबी क्लेन प्लूटो। और एमबी क्लेन प्लूटो पर देखा जाए तो किस देश का जो है झंडा लहरा रहा था, यहाँ पे फहरा रहा था, ये देखेगा, ये भी ध्यान रखेगा, तो ये लाइबेरिया का, ठीक है, लाइबेरिया का झंडा फहरा रहा था। और ये जहाज कहाँ आ रही थी दोस्तों, कर्नाटक आ रही थी, ठीक है। और तब इस पे जो है हमला किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो हमला हुआ था, ठीक है, वो हुआ था एमवी कैंप प्लूटो, ठीक है, एमवी कैंप प्लूटो। और ये देख सकते हैं आप लोकेशन। और यहाँ पे देखिए जो दूसरा हमला हुआ था वो देखिए एमवी साई बाबा टैंकर पे हुआ था, ये दूसरा हमला हुआ था। देखिए यहाँ पे एक कारण है, आप देखिए यहूदी रेबल्स जो है वो काफी चर्चा में, जो कि यमन में, यमन देखिए ये यमन है, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए यहूदी रेबल्स जो है दोस्तों ये काफी ज्यादा सक्रिय है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों
यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सरकार है। यहूदी रेबल्स की दोस्तों बात किया जाए तो इसको जो बहुत ज्यादा ईरान सपोर्ट करता है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करती है दोस्तों। कौन? ये जो है सऊदी अरब की गवर्नमेंट। तो यमन के यहूदी रेबल्स ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मतलब एक तरीके से, ठीक है, जो पूरे क्षेत्र पे इनका राज्य हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो यमन है दोस्तों वो क्यों, ये देखिए लाल सागर है दोस्तों और ये बाब अल मंदेब खाड़ी है दोस्तों, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पे दोस्तों एक खाड़ी, ठीक है, ये स्ट्रेट है दोस्तों, बाब अल मंदेब एक स्ट्रेट है जो लाल सागर को, ध्यान रखिएगा। तो ये किससे जोड़ता है दोस्तों? देखिए स्ट्रेट होता है जो दो नैरो बॉडी, वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे दिखाई देगा गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ से देखिए जो यहाँ से बहुत ज्यादा जो है बड़ी संख्या में जो ट्रेड रूट है एक तरीके से, और बहुत ज्यादा इजराइल से जो है यहाँ पे व्यापार हो जाए इजराइल से होते हुए। और ये जो स्ट्रेट से यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी में जो है मिस्र का लगा हुआ स्वेज कैनाल है, यहाँ से होते हुए जो यूरोप को ट्रेड होता है। लेकिन आपको ये बात पता है कि इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है गाजा पट्टी को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हौदी रिबल्स है दोस्तों, इन्होंने क्या किया एक तरीके से, ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन को, ठीक है। और इस कारण से जितने भी जो यहाँ पे व्यापार जो है जो सी रूट से होते हुए जो जहाज जा रही है इजराइल को, उन पर ये अटैक कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी जो अभी आपको कुछ थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताने की कोशिश किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों को व्यापक बाजार दिलाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है समझौता किया, एग्रीमेंट किया। किसके साथ किया है दोस्तों? तो ये किया है जियो मार्ट के साथ। तो ध्यान रखिएगा ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है कि इसका देखा जाए दीनदयाल अंत्योदय योजना, पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस मिशन के तहत जो स्वयं सहायता समूह के जो उत्पाद है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो उत्पादित किए गए वस्तु होती हैं दोस्तों, उन वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, एक व्यापक बाजार तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जियो मार्ट के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो आपके लिए देखिए ये मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई कि ये जो है एक तरीके से जो योजना है वो क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको इन शॉर्ट में ऐसे भी आपको लिख के आ जाता है, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, डे, ठीक है, NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये इस तरीके से इन शॉर्ट में भी आ सकता है, इन शॉर्ट भी आपको याद करना पड़ेगा। इस मिशन को दोस्तों ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? इसको शुरू किया गया था किस उद्देश्य से? तो एक तरीके से ये गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए। तो ये गरीबी राहत कार्यक्रम है, ठीक है, गरीबी राहत क्या है दोस्तों? ये कार्यक्रम है। इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों ये 2011 में किया गया था, ठीक है, कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो इसी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रारंभ में दोस्तों जो इसका नाम था वो ध्यान रखिएगा आजीविका, ठीक है, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आजीविका। NRLM जो है इसका पहले नाम था, बाकी आगे चल करके 2015 में दोस्तों इसका जो नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो आपको ईयर ध्यान रखना है, किस साल पहले इसको प्रारंभ किया गया? 2011 में। इसका नाम परिवर्तन किया गया, ठीक है, 2015 में। एक तरीके से ये स्वयं सहायता समूहों को क्या करता है दोस्तों? आर्थिक जो है लाभ पहुंचाता है, उनको एक तरीके से बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया गया वस्तु है उनको एक तरीके से बाजार मिल सके। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? तो पंजाब की जो राजधानी है, पंजाब के साथ साथ दोस्तों हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में दोस्तों ये जो है जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ठीक है, उनके द्वारा, जो अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा जो है इस साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम इन डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इंडिया स्किल रिपोर्ट जो है 2024 की प्रकाशित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये व्यूवॉक्स के द्वारा किया गया है और एक तरीके से देश में जो प्रतिभा है उसका मूल्यांकन करने की एजेंसी है और इसी के द्वारा इंडिया स्किल रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें देखिए ये एक तरीके से रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? अगर हम एडिशन की बात करें दोस्तों तो ये 11वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लिखते चलिएगा, मैं बताते चलूं। अगर हम बात करें सर्वाधिक प्रतिभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर्वाधिक, ठीक है, प्रतिभा
सर्वाधिक प्रतिभा उपलब्धता वाला जो है शीर्ष राज्य की बात करें, ठीक है, शीर्ष राज्य कौन सा है दोस्तों, शीर्ष राज्य जो है वो कौन सा है, केरल है, ठीक है। केरल जो है ये सर्वाधिक प्रतिभा उपलब्धता शीर्ष राज्य है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसमें ये भी पूछे दोस्तों कि यहाँ पे जो है समग्र युवा रोजगार योग्यता पर कितनी जो है, कितनी दर है, ठीक है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो जो समग्र, लिखते चलिए दोस्तों, जो समग्र, ठीक है, युवा रोजगार योग्यता दर है वो 51.25% है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कुछ जगहों पे उत्तर प्रदेश का भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सर्वाधिक प्रतिभा उपलब्धता वाले जो राज्य हैं उसमें बात करें शीर्ष राज्य में, अन्य जो राज्य हैं देखा जाए तो हरियाणा हो गया दोस्तों, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश का भी नाम आता है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे किस स्थान पे आता है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पहला स्थान आया है किसमें आया है, तो ये 22 से लेके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 22 से लेके जो 25 वर्ष तक के, ठीक है, 22 से लेके जो 25 वर्ष आयु के जो वर्ग हैं, आयु वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी प्रतिभा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतिभा की सघनता के आधार पे, ठीक है, सघनता वाला जो शीर्ष देश है, शीर्ष राज्य है, ठीक है, सघनता वाला जो शीर्ष राज्य है दोस्तों, शीर्ष राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, वो है यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। कितना परसेंट है भाई यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 74.77% है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए उच्चतम रोजगार योग्यता वाली आयु कौन सी है दोस्तों, जो उच्चतम रोजगार योग्यता वाली आयु की कहाँ पे सबसे ज्यादा किस आयु वर्ग के लोगों को जो है उच्चतम रोजगार की प्राप्ति होती है, तो वो ध्यान रखिएगा ये 22 से लेकर के 25 वर्ष बताया गया है इस रिपोर्ट में। और क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए लखनऊ का भी नाम आता है, 22 से लेकर के जो 25 वर्ष के आयु में, ठीक है, आयु वर्ग के समूह में रोजगार प्रतिभा वाले जो शीर्ष शहर है, ठीक है, जो रोजगार प्रतिभा वाले, ठीक है, रोजगार प्रतिभा वाले जो शीर्ष शहर है, ठीक है, शीर्ष शहर है, उसमें पहला स्थान दोस्तों आता है किसका, ये आता है लखनऊ का, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है दोस्तों उसका स्थान आता है, यानी कि किसका, लखनऊ का आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 22 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में, ठीक है, रोजगार प्रतिभा वाले शीर्ष शहर में लखनऊ का स्थान आता है, और 22 से 25 वर्ष आयु वर्ग प्रतिभा की सघनता शीर्ष राज्य में कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, जहां पे 74.77% जो है क्या है, प्रतिभा की सघनता दर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे लिए, मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा हेतु, ठीक है, पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय ने दोस्तों यहाँ पे किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये किया है दोस्तों, ठीक है, वस्त्र मंत्रालय ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए जो है पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ये ऐप जो है कितने भाषाओं में लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये 6 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, ठीक है, 6 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है, यानी कि ध्यान रखिएगा अगर हम हिंदी में इसको कहें तो ये है भारतीय, ठीक है, भारतीय जूट, ठीक है, भारतीय जूट निगम, ठीक है, भारतीय जूट निगम लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना, ये स्टैब्लिश कब हुआ था दोस्तों, ये निगम लिमिटेड, ठीक है, भारतीय जूट निगम लिमिटेड, तो ये 1971 में हुआ था। जो जूट की खेती है उन खेती करने वाले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको प्रदान करने के उद्देश्य से दोस्तों इसको जो है स्थापित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिलाई कला महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। भाई किस राज्य में? चिलाई कला देखिए दोस्तों एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है बड़ी सर्दी, ठीक है, बड़ी सर्दी जो है इसका फारसी अर्थ होता है, यानी कि जो सर्वाधिक जो एक तरीके से कठोर जो ठंड होती है दोस्तों, बहुत हार्ड जो एक तरीके से वेदर होता है ठंड का, उसी में जो है इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका अर्थ से इसे चिलाई कला कहा जाता है और ये कश्मीर में आयोजित किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे लिए कि भारतीय एयरपोर्ट को यूनेस्को का फ्रिक्स वारसाई पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो किस एयरपोर्ट को जो है यूनेस्को का फ्रिक्स वारसाई पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा कैंपगोड़ जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, ये कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में है,
ठीक है। बेंगलुरु जो कि किसकी कैपिटल है दोस्तों, कर्नाटक की कैपिटल है। और यहाँ की जो है इसी के हवाई अड्डे को यानी कि कैंपगोड़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत यहाँ पे यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार दिया गया। और ये किस तरह का जो है अवार्ड है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके का, ठीक है, आर्किटेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्चर, ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों ये डिजाइन अवार्ड है, ठीक है। तो इसके आर्किटेक्चर के लिए, इसके डिजाइन के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी डिजाइन है इस एयरपोर्ट की। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी हाल फिलहाल में देखा जाए 18 जनवरी 2024 की बात है, इसी हवाई अड्डे को दोस्तों, जो कैंपगोड़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसको जो है 18 जनवरी 2024 को विंग्स इंडिया अवार्ड में, ठीक है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया। तो विंग्स इंडिया अवार्ड में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया, तो बेंगलुरु के कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। और यह पुरस्कार दोस्तों कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ और किसको संयुक्त रूप से दिया गया, तो दिल्ली का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उसके साथ जो है ये पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो ये दो पुरस्कार दोस्तों ध्यान रखिएगा जो कि कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम बात करें, इस पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों किस वर्ष शुरू किया गया था, ये 2015 में शुरू किया गया था। आज का आपका होमवर्क है यूनेस्को के बारे में खुद से पढ़ना और साथ ही साथ मुझे भी बताना यूनेस्को के बारे में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये सलाम बाबा फाउंडेशन के लिए जो स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है वो अमृता राय चंद्र को किया गया है, ठीक है। अमृता राय चंद्र को क्या किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है, ठीक है, सलाम बाबा फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत जो है नामित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया। देखिए सांस जो है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि ये निमोनिया से संबंधित जो बीमारी होती है, उस निमोनिया की बीमारी को क्या करना दोस्तों, ठीक है, नियंत्रित करना, ठीक है, निमोनिया नियंत्रण कार्यक्रम है, ठीक है, नियंत्रण ये कार्यक्रम है सांस अभियान, जो कि देखा जाए राज्य सरकार, कौन सी राज्य सरकार, तो मणिपुर सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और सांस का फुल फॉर्म देखिए क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज, ठीक है, निमोनिया। एक तरीके से क्या करना, सामाजिक, ठीक है, जागरूकता फैला करके और एक्शन लेकर के किसको न्यूट्रलाइज करना, किसको समाप्त करना, निमोनिया को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तरीके से इससे संबंधित ये अभियान जो है किया गया है, ठीक है। अच्छा, निमोनिया के भी बारे में हम बात कर लेते हैं, यहां से हमारा स्टैटिक पोर्शन जो है जुड़ा हुआ है, आइए इससे संबंधित बात करते हैं दोस्तों। निमोनिया की बात किया जाए दोस्तों, तो ये एक वायरल, बैक्टीरियल या फिर एक तरीके से फंगल संक्रमण से होने वाला ये बीमारी है, ठीक है। किसके संबंधित है, तो एक तरीके से वायरल, ठीक है, बैक्टीरियल या फिर फंगल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक तरीके से फंगल संक्रमण है, ठीक है, उसके कारण होने वाला, और ये फेफड़ों से संबंधित है, अभी हमने बात किया, ठीक है, साथ संबंधित है, तो ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो है टीकाकरण से इसका इलाज क्या हो सकता है, संभव है, ये ध्यान रखिएगा। क्या निमोनिया का इलाज संभव है, असंभव है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, हाँ, निमोनिया का इलाज क्या है दोस्तों, संभव है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट यह है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तस्करी के शिकार हुए लोगों के पुनर्वास के लिए संचालित किन योजनाओं का विलय कर दिया गया है, तो ये स्वाधर गृह और उज्ज्वला योजना को दोस्तों क्या किया गया, देखिए दो योजनाएं थी, स्वाधर गृह और उज्ज्वला होम, ठीक है, इनको क्या किया गया, इनको विलय कर दिया गया, मिला दिया गया है। और जो नई योजना बनी है मिलाने के बाद, उस योजना का नाम क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये है दोस्तों शक्ति सदन योजना, ठीक है, शक्ति सदन। और शक्ति सदन क्या करेगा दोस्तों, ये एक तरीके से शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ये एक तरीके से पुनर्वास कार्यक्रम है, जो कि जो तस्करी किए गए, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुए लोग शिकार हैं, उनको क्या करना, उनके पुनर्वास के लिए, ठीक है, प्रयास करना। और इसके लिए शक्ति सदन योजना, फिर से कौन सी योजनाओं को मिला करके, स्वाधर गृह और उज्ज्वला योजना। देखिए यहीं से आप चूंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पढ़ रहे, यानी कि मानव तस्करी के बारे में पढ़े, तो अब आपकी जिम्मेदारी है मुझे बताना कि पॉलिटी यानी कि हमारे संविधान के, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताया गया है, किस पार्ट में, आप यहाँ पे आर्टिकल बताइए किस पार्ट में बताया गया है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और बताइए कि क्या एक फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी किस में ऐड है, आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये किया गया, ठीक है, गुजरात के एकता नगर में किया गया। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है? तो ये साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों? ये आपसे पूछा जा सकता है, तो विषय भी ध्यान रखिए। ठीक है, विकसित भारत @2047। ठीक है, भारत को क्या करना? भारत को वैश्विक, ठीक है, वैश्विक साहसिक पर्यटन केंद्र बनाना। ठीक है, पर्यटन केंद्र बनाना, ये क्या है? इसका विषय है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, बनाना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय से न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के उद्देश्य से न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय से न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये जो परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई दोस्तों। और ये ध्यान रखिएगा, इस परियोजना की बात करें दोस्तों तो ये जो कॉरिडोर है, ठीक है, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है दोस्तों, देखिए उसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 403 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों को जोड़ेगा? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चंदौली है, फिर मिर्जापुर है, फिर प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर, फिर कानपुर देहात, इनको जो है ये क्या करेगा? जोड़ेगा। ठीक है, ये सबको जोड़ेगा, इन जिलों को जोड़ेगा उत्तर प्रदेश की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, भारत के तहत 5 स्टार रेटिंग पाने वाले पहले वाहन बने हैं। तो कौन से वाहन बने दोस्तों? टाटा सफारी और हैरियर। ध्यान रखिएगा, कौन से प्रोग्राम के तहत? तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत 5 स्टार रेटिंग दी गई है इन दो कारों की, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये पहले वाहन बने कौन? टाटा सफारी, और साथ ही साथ वो दोस्तों क्या बात करते हैं? हैरियर। और ये जो है रेटिंग किस लिए दी जाती है दोस्तों? तो सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से जो है इस रेटिंग को दिया जाता है। तो देखा जाए ये दोनों जो कार हैं ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं, जिस कारण से ये जो है 5 रेटिंग स्टार इनको दिया गया है। अगले की बात करें दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? राज्य द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है। तो उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस योजना में। ठीक है, कितने रुपए तक का दोस्तों जो है मुफ्त इलाज करवाया जाएगा? मुफ्त इलाज मिलेगा कितने रुपए तक का? ठीक है, मुफ्त इलाज मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा 25 लाख रुपए तक। ठीक है, 25 लाख रुपए तक का क्या किया जाएगा? मुफ्त इलाज जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रहण पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहां से किया गया? कहां किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, प्रहलाद जोशी। ठीक है, प्रहलाद जोशी के द्वारा जो है इस पोर्टल को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे गुजरात सरकार ने क्षेत्र को शराब प्रतिबंध से छूट प्रदान की है। तो किस क्षेत्र को दोस्तों शराब प्रतिबंध से छूट प्रदान किया है? तो गिफ्ट सिटी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो गुजरात में, माफ करिएगा, गुजरात में क्या है दोस्तों? गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। तो गिफ्ट यानी कि गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये गुजरात गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है। और इस क्षेत्र में दोस्तों क्या हो? इस गिफ्ट सिटी में दोस्तों जो है एक तरीके से वैश्विक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसा क्यों किया गया है? वैश्विक जो है व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, यहाँ पे व्यापार ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करना? बढ़ावा देने के उद्देश्य से। ठीक है, बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये जो गिफ्ट सिटी का क्षेत्र है, यहाँ से जो है शराब का जो प्रतिबंध, एक तरीके से गुजरात में शराब का प्रतिबंध लगा है, लेकिन जो गिफ्ट सिटी है इस विशेष क्षेत्र में शराब के प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा, जिससे कि, ठीक है, किस उद्देश्य से ये किया गया? तो एक तरीके से व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है,
अगला पॉइंट है दोस्तों की भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी का अनावरण किया गया है किस टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये किसके सहयोग से जो है इस बैटरी को बनाया गया है, अनावरण किया गया है दोस्तों, तो ये जो है एक तो भारतीय शिक्षा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय शिक्षा, ठीक है, अनुसंधान संस्था जो है दोस्तों, अनुसंधान संस्था कहाँ की दोस्तों, संस्था पुणे की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र की, ठीक है, ठीक है, भारतीय शिक्षा अनुसंधान संस्था पुणे महाराष्ट्र की जो है संस्था, उसके सहयोग से जो है भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी का अनावरण किया, किसने किया, तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। अगला दोस्तों आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेलों में लोगों की कुल उपस्थिति का आंकड़ा 100 करोड़ से अधिक हो गया दोस्तों, माफ करिएगा 10 करोड़ से अधिक हो गया। कब हुआ है दोस्तों, 16 दिसंबर 2023 को हुआ है, ठीक है। यह आंकड़ा कितने स्वास्थ्य मेलों से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे जो है 12.6 लाख से अधिक जो है स्वास्थ्य मेले जो थे, ठीक है, उनके बाद जो है ये आंकड़ा प्राप्त किया गया। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी आयुष्मान आरोग्य जो है योजना के भी बारे में जानने की, ठीक है। जो बहुत ज्यादा स्टैटिक पोर्शन है दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी थोड़ा बहुत आपको भी लेनी होगी, कुछ खुद से भी सर्च करिए और जल्दी से जल्दी चीजों को रिवीजन भी करिए। अगला दोस्तों अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन किया गया दोस्तों, ये किया गया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है, तो हरियाणा में। एक तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है भाई हरियाणा में कहाँ, राज्य भी दे सकता है दोस्तों, तो हरियाणा में किया गया अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। इस महोत्सव का जो है दोस्तों उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, यानी कि शुभारंभ जो किया गया दोस्तों, ये जो उपराष्ट्रपति हैं, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, उपराष्ट्रपति कौन है भारत के वर्तमान के, तो ये है दोस्तों जगदीप, ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति है दोस्तों। वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है। और ये जो है दोस्तों ये एक तरीके से 17 से आप यहाँ डेट देख सकते हैं, 17 दिसंबर को शुरू हुआ था, 19 दिसंबर तक, तो 24 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन किया गया। 17-19 जो है ऑलमोस्ट जो किया गया ये किया गया, ठीक है, 24 दिसंबर तक। अगला है दोस्तों काशी तमिल संगम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संगमम नहीं है, ये संगम है, ठीक है। आप लोगों ने संगम जो है पढ़ा होगा, संगम काल भी पढ़ा होगा साउथ का, ठीक है, हिस्ट्री। तो काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का जो उद्घाटन किया गया ये नमो घाट में किया गया, कहां पे, वाराणसी में। किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस संगम जो काशी तमिल संगम ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया इसी दौरान, प्रधानमंत्री जी ने एक, ठीक है, काशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी ट्रेन का उद्घाटन किया इसी दौरान, तो काशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काशी तमिल, ठीक है, संगमम ट्रेन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, कहीं कहीं संगमम भी दिया है, कहीं कहीं संगमम भी दिया है, संगम भी दिया है, तो कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ट्रेन का क्या किया है, उद्घाटन भी किया है, ठीक है, संगमम ट्रेन का उद्घाटन भी क्या किया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, ठीक है। इस अवसर पे दोस्तों देखा जाए जो क्लासिकल तमिल साहित्य है उनको बहुभाषी और ब्रेल अनुवाद जो है लॉन्च किया गया। कौन कौन से, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो है तिरुक्कल, ठीक है, ध्यान रखेगा, कौन से थे, तिरुक्कुल्लर, ठीक है, और मणि, ठीक है, मेघलाई और अन्य जो है। अच्छा, इसका आयोजन दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो है काशी तमिल संगम का, तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसमें जो लोग, जितने लोगों ने भाग लिया था, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स भाग लिए थे इसमें, उनको दोस्तों 7 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है, 7 जो थे भागों में डिवाइड किया गया था। जैसे कि जो, और इन भागों को दोस्तों जो नदियां हैं, ठीक है, उन नदियों के नाम पर इन भागों का नाम रखा गया था। जैसे कि जो छात्र थे, ठीक है, जो स्टूडेंट गए थे साउथ के और यहाँ यानी कि तमिल क्षेत्र के और काशी क्षेत्र के, उनको जो है गंगा नदी के आधार पे उनका जो है विभाजन किया गया, गंगा नदी पे। उसी तरीके से जो शिक्षक भाग लिए दोस्तों, जो शिक्षक थे उनको देखा जाए तो यमुना नदी पे, ठीक है, यमुना नदी के आधार पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पेशेवर जो थे, ठीक है, जो यानी कि व्यापारी लोग थे, उनको गोदावरी नदी के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी पे। वहीं अगर हम बात करें आध्यात्मिक जो लोग थे, स्पिरिचुअल संबंधित जो लोग थे, आध्यात्मिक लोग, उनको देखा जाए दोस्तों तो सरस्वती नदी पे, ठीक है, सरस्वती नदी के आधार पे किया गया था। और कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पे किसान और जो कारीगर थे, कौन दोस्तों, यहाँ पे किसान से, ये भी देख लीजिए, जो व्यापारी लोग थे, ठीक है, जो व्यापारी लोग थे उनको कावेरी नदी के आधार पे, ठीक है।
और अगर अब वही बात करें किसान और जो यहाँ पे आप मैं लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, किसान प्लस दोस्तों ध्यान रखिएगा जो कारीगर लोग थे, ठीक है, कारीगर जो लोग थे, ठीक है, उनको दोस्तों देखा जाए तो सिंधु नदी के आधार पे क्या किया गया था, ठीक है, कारीगर नर्मदा नदी, माफ करिएगा, नर्मदा नदी के आधार पे किया गया था। और वहीं पे देखा जाए दोस्तों एक लोग और बचते हैं वो लेखक, उनको किया गया था सिंधु नदी के आधार पे, ठीक है। तो इन वर्गों में इनको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है दोस्तों, माफ करिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। और इस मेले का उद्घाटन पुनः देखा जाए किसके द्वारा किया गया, तो उपराष्ट्रपति जो है, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठे हुए भी हैं उपराष्ट्रपति जी, ठीक है, कौन है दोस्तों, धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन किया गया है वो है दोस्तों सूरत में किया गया। सूरत का है दोस्तों, गुजरात में है, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है दोस्तों, सूरत डायमंड ब्रोस, ठीक है, ये इसका नाम है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑफिस जो है इमारत है। इसके पहले देखा जाए, अच्छा दोस्तों इसने क्या किया है, किसका जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अभी तक के विश्व की सबसे बड़ी जो इमारत में गिनी जाती थी दोस्तों, जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स में देखा जाता था, तो एक तरीके से आपने नाम सुना होगा पेंटागन। पेंटागन में दोस्तों जो कि यूएस का डिफेंस जो है डिपार्टमेंट यहीं पे काम करता है, एक तरीके से डिफेंस, ठीक है, डिपार्टमेंट यहीं पे है, ठीक है, डिपार्टमेंट, और यहीं पे दोस्तों जो है एक तरीके से, ठीक है, वहां पे मुख्यालय यहीं पे है यूएस डिपार्टमेंट का, डिफेंस डिपार्टमेंट का, और ये दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा ऑफिस था पेंटागन। लेकिन अब देखा जाए ये जो सूरत डायमंड बोर्स है, ये विश्व के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो किया गया दोस्तों ध्यान रखिएगा सूरत में किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों की दलाई लामा ने बोधिचित्त पर शिक्षण देने के लिए भारत के चिकन नेक गलियारे में स्थित मठ का दौरा किया। तो बोधिचित्त पर चित्रण यहाँ पे शिक्षण देने के लिए जो भारत में एक चिकन नेक है, देखिए ये जो चिकन नेक है आप देख सकते हैं, ये शेष भारत को जो नॉर्थ ईस्ट जोड़ने वाला ये जो गलियारा है, ये जो कॉरिडोर है, आप ये देखिए ये चिकन नेक की तरह नहीं लग रहा है, जैसे मुर्गे की गर्दन की तरह लग रहा है, तो इसी को चिकन नेक कहा जाता है। और इस तरीके से देखा जाए दोस्तों ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से, किस कॉरिडोर के माध्यम से, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से ये जो 7 सिस्टर है और जो बाकी का शेष भारत है, जो रेस्ट ऑफ इंडिया, उससे ये कनेक्ट करता है। तो यहीं पे दोस्तों ये जो चिकन कॉरिडोर है यहीं पे जो है, ठीक है, ठीक है, ग्युमत मठ, ठीक है, सेद ग्युमत मठ का इन्होंने क्या किया, दौरा किया। किस लिए किया दोस्तों, जो दलाई लामा इन्होंने बोधिचित्त पर शिक्षण देने के लिए इसका जो है दौरा किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा आपसे ये भी पूछा जाता है 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो पूर्वांचल के जो 7 राज्य हैं कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ध्यान रखिएगा सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। ये जो क्षेत्र है ये भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य है लगातार चर्चा में भी बने हुए, यहाँ से संबंधित जरूर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, इसका अच्छे से मैपिंग कर लीजिएगा, ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पे जो है कौन सा मठ है, ये है सेद ग्युमत मठ। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए किस स्टेट में है, ठीक है, 2 ही स्टेट हमें देखने को मिल रहा है, या तो ये सिक्किम में होगा या तो पश्चिम बंगाल में होगा। चलिए अब आप मुझे बताइए, केंद्रीय मंत्रालय ने प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। तो ये जो है स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का जो आयोजन किया गया है ये कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए यहाँ पे हमने इस चीज को शामिल किया इसलिए क्योंकि आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि कोयला जो प्रोडक्शन है दोस्तों, हम लगातार जो है एक तरीके से 0 कार्बन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो है बहुत बड़ा जो है कार्बन का स्रोत है कोयला, और कोयले का प्रोडक्शन देखिए भारत में बढ़ता जा रहा है क्योंकि भारत जो है बहुत अधिक डिपेंड है कोयले पे बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर था 2022 में और एक साल बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.1%, ठीक है, 7.10% जो है बढ़ा है, ठीक है, उत्पादन। और कितना मैट्रिक टन हुआ है, तो 76.26 मैट्रिक टन जो है कोयले का उत्पादन हुआ है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कोयले का उत्पादन जो है बढ़ा है या घटा है, तो पॉइंट यहाँ पे 7.10% से कोयला प्रोडक्शन जो है ये बढ़ा हुआ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल की रिपोर्ट, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों पॉइंट हमारे लिए, विश्व का सबसे बड़ा योग केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां किया गया,
ये उत्तर प्रदेश के, ठीक है, वाराणसी में किया गया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और इन्हीं के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े योग केंद्र का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ये जो योग केंद्र है दोस्तों, ये जो वाराणसी का चौबेपुर इलाका है वहीं पे जो है ये एक तरीके से सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। उसका नाम क्या होगा सर, ठीक है, स्ववर्धे महामंदिर। ये इंपॉर्टेंट नेम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम भी आपसे पूछ सकता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा योग मंदिर है। योग मंदिर है तो यहाँ पे किसी भी देवी देवता का प्रतिमा नहीं होगा दोस्तों। इस मंदिर में पूजा की जगह क्या किया जाएगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है योग साधना की जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है योग मंदिर है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के बदायूं में उद्घाटित HPCL का संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, CBG कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कहां, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि ये संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का जो HPCL का, ठीक है, HPCL का जो है बायोगैस यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो बदायूं में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्घाटन किया गया दोस्तों जनवरी में किया गया था 2024 में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो केंद्रीय मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो है ये ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इसकी क्षमता कितनी होगी दोस्तों, ये बनाया गया है, ठीक है, HPCL के द्वारा। और ये जो प्रसंस्करण की जो क्षमता होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा 100 MTPD, ठीक है, ध्यान रखिएगा MTPD जो है, जो कि चावल के भूसे की जो है इसकी क्षमता होगी। संयंत्र उत्पादन कर सकता है कितना, 65 MPD ठीक है, ठोस खाद के साथ 14 MPD CBG, ठीक है। लागत राशि आपके लिए मतलब नहीं करता है, ठीक है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि उत्तर प्रदेश में भी किया गया। उत्तर प्रदेश में कहां किया गया है, तो ये किया गया बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों यहाँ पे कि जनवरी 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दिया है। तो ये जो स्मॉल फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ मंजूरी दिया है किसको, तो ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को। तो यहाँ पे जो है ये ध्यान रखिएगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ किसको विलय की मंजूरी दिया है दोस्तों, ये दिया है, ये ध्यान रखिएगा कि AU स्मॉल फाइनेंस, ठीक है, बैंक को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा जो है दिया गया है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये जो विलय को मंजूरी दी गई है दोस्तों, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा दिया गया है। और ये किस अधिनियम के तहत, तो ये जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो बैंकिंग विनिमय, ध्यान रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, जैसे हम हिंदी में कहते हैं बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत जो है इसका विलय किया गया है। इस दोनों बैंकों के विलय की सहमति जो है की गई, ठीक है। चलिए वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहिए, आपको अच्छी लग रही तो बताते चलिए साथ ही साथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। भारत का पहला सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट विकसित किया गया है दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा। तो आप देखते होंगे जो सेफ्टी टैंक होता है वो अभी तक मैनुअल वर्क करता है, यानी कि ये जो मैन होल होता है इसकी जो सफाई की जाती थी अभी तक आदमियों मतलब मानव के द्वारा मैनुअली होती थी। तो एक तरीके से इसमें क्या होता है, सेप्टिक टैंक में जो होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारी जहरीली टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, बहुत सारी जानें भी चली जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए IIT मद्रास ने क्या किया, एक रोबोट को विकसित किया है जो कि वो इंसानों की जगह क्या है, ये रोबोट क्या करेगा, इस सेप्टिक टैंक में जाएगा और वहां की क्या करेगा, सफाई कर देगा। जिससे कि क्या होगा, ये जो हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा है दोस्तों, ठीक है, उसका भी क्या हो जाएगा, वो प्रथा भी खत्म होगी, एंड टू एंड जो है समाधान मिलेगा। देश के विभिन्न कोने में क्या होगा, स्वच्छता अभियान को मजबूती प्रदान करेगा। अच्छा ये जो है ध्यान रखिएगा, ये किस जो IIT संस्था के साथ द्वारा विकसित किया गया, IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो है इसका नाम क्या है इस तकनीकी का, तो ये है होमो सेप एटम, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है दोस्तों, होमो सेप एटम, ठीक है, ये इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तकनीकी जो है मैनुअल सफाई विधियों का क्या करती है, हल करती है, यानी कि जो मानव के द्वारा सेप्टिक टैंक का सफाई किया जाता था उसके स्थान पर रोबोट के माध्यम से पूरे जो है सेप्टिक टैंक की सफाई होगी और एक तरीके से जो रोबोटिक सफाई विधियों में बदल सकती है। तो क्या नाम है दोस्तों, होमो सेप एटम नाम है इसका। और ये किस जो है संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों की
जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने बहुभाषीय शिक्षा ऐप लॉन्च किया है। तो बहुत सारे भाषाओं के लिए शिक्षा ऐप लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका नाम क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, तो अनुवादिनी ऐप इसका नाम है। और ये जो है एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये प्लेटफॉर्म होगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, जितने भी स्कूल होंगे, जो सभी स्कूल्स होते हैं, जितने भी हायर एजुकेशन यानी कि जो उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम होते हैं, उनके स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए उनको एक तरीके से डिजिटल रूप में उनको जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और इसी के लिए अनुवादनी ऐप जो है, जो कि बहुभाषी कई सारे भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसी को भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व बैंक का जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है, उसकी पहली महिला डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? गीता बत्रा को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो गीता बत्रा को दोस्तों जो विश्व बैंक का वैश्विक पर्यावरण सुविधा है, उसकी पहली महिला डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए इतना ही पूछा जाएगा। बात पूछा किसके बारे में जाएगा? विश्व बैंक के बारे में पूछा जाएगा। तो आइए थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों विश्व बैंक के बारे में देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ है। विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1944 में किया गया था। किस रूप में किया गया था? तो ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में किया गया था। किसके साथ किया गया था? तो IMF के साथ। इसीलिए इनको जो है दो बहनें कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर है ये USA के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन DC में है। और ये एक तरीके से UN की स्पेशलिस्ट एजेंसी है। दोस्तों वर्तमान में जो इसका करंट जो प्रेसिडेंट है, वो ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये भारतीय मूल के। भारतीय मूल के कौन दोस्तों? अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा जो है इसके वर्तमान के, ठीक है, प्रेसिडेंट है। और ये एक तरीके से बात करें दोस्तों तो वर्तमान में इसमें कितने मेंबर्स है? 189 मेंबर्स हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसके द्वारा पहले जो है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है, जिसके पब्लिकेशन को रोक दिया गया है। इसी के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही साथ, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है वर्ल्ड बैंक का, तो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है दोस्तों वो 16.41% के साथ USA। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक के अंडर काम करती है, जिसमें से पहली क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको जो है 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको जो है 1960 में क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको जो है 1956 में क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। फिर हम बात करते हैं MIGA यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी, जिसे 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है, जो कि 1966 में स्टैब्लिश हुई थी। ध्यान रखिएगा भारत जो है सिर्फ इसी का मेंबर नहीं है, इंडिया सिर्फ इसका मेंबर नहीं, बाकी ये जो अन्य 4 संस्था है इसका मेंबर इंडिया है। ठीक है, अब भारत WTO जो वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर, आप देख सकते हैं 189 कंट्री में इंडिया इज अ मेंबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक से संबंधित चीजें थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है कि स्तन कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है दोस्तों, उसका तुरंत पता लगाने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए, ठीक है, एक सवेरा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है सवेरा कार्यक्रम, किस उद्देश्य से? जो स्तन कैंसर होता है उसकी तुरंत पहचान करने, साथ ही साथ उसे रोकने के उद्देश्य से। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो हरियाणा के दोस्तों जो मुख्यमंत्री आप यहाँ देख सकते हैं बैठे हुए हैं, मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। और उद्देश्य क्या? स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान करना और उसे रोकना। और इसकी जो शुरुआत की गई दोस्तों, ये वेदांता फाउंडेशन ने किया है। ठीक है, गुरुग्राम, इसको गुरुग्राम अब कहते हैं, में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया दोस्तों। किसने किया? दुबई ने किया। दुबई का है दोस्तों UAE में। ध्यान रखिएगा UAE का कैपिटल नहीं है, UAE का बहुत बड़ा शहर है। UAE का कैपिटल है वो अबू धाबी यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, अबू धाबी। तो दुबई के जो अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग है दोस्तों, वहां भारत से एक तरीके से ट्रेवल को बढ़ाने के लिए ये 5 साल का, ठीक है, मल्टी एंट्री वीजा लॉन्च किया। तो आपसे पूछा जा सकता है मल्टी एंट्री वीजा किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो UAE के द्वारा। 2023 में भारतीय आगंतुकों में देखा जाए, जो आगंतुक थे, 25% की वृद्धि के साथ ये आंकड़ा देखा जाए 2.46 मिलियन हो गया। चलिए अगला है भारत के सबसे लंबे
ठीक है, केबल स्ट्रे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहां किया गया? गुजरात के द्वारका में किया गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये भारत का सबसे लंबा जो है केबल स्ट्रे ब्रिज है। केबल स्ट्रे ब्रिज कैसा होता है? जो केबल पर जो है ये पूरी तरीके से जो है टिका रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिलर है और यहाँ पे आप देखिए ठीक है कई सारे केबल निकली हुई है, कई सारी केबल निकली हुई है जो इस ब्रिज को क्या करें? सपोर्ट करें। देखिए और कोई आपको यहाँ पे पिलर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल पिलर पे ये ब्रिज टिका होता है। किसके माध्यम से? इन जो है केबल के माध्यम से। और सबसे लंबा जो केबल ब्रिज बनाया गया स्ट्रे ब्रिज वो बनाया गया है गुजरात के द्वारका में। ठीक है, और इसका नाम क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट सुदर्शन सेतु। ठीक है, सुदर्शन सेतु द्वारका में। ये किन द्वीपों को जोड़ेगा? तो ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। और ये देखा जाए ठीक है इसकी एक तरीके से इस सुदर्शन जो सेतु इसको पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। इतना ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, चंडीगढ़ में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय का जो है स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री दोस्तों हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, चंडीगढ़ में सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन जो है एक तरीके से सर्टिफिकेट सुविधा कार्यालय की स्थापना की गई। इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो क्षेत्र यानी कि जो एक तरीके से चंडीगढ़ में जो क्षेत्र है वहां स्थानीय फिल्म निर्माताओं के लिए व्यावसायिक सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय शहर में बनाया जा रहा है। किस शहर में? हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों क्या है? तो ये तेलंगाना की कैपिटल है और यहाँ पे ही भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसका जो उद्घाटन किया गया वो सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। भारत के डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय ठीक है शिलालेख संग्रहालय के निर्माण के लिए कौन से म्यूजियम में ठीक है शिलान्यास किया गया? तो सलार जंग म्यूजियम में इसका शिलान्यास किया गया। ये जो म्यूजियम है दोस्तों इसको पुनर्जीवित करने के लिए किसके द्वारा कार्य चलाया जा रहा है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संगठन ने जो है नेतृत्व किया है। और इसमें जो है इस म्यूजियम में विभिन्न समय में और भाषाओं को समाहित करने के लिए लगभग देखा जाए 1 लाख प्राचीन लेखों को क्या किया जाएगा? सजोया जाएगा, उसको रखा जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो लगभग 1 लाख जो प्राचीन जो हमारे एंशिएंट जो इंस्क्रिप्शंस है उनको क्या किया जाएगा? अच्छे से स्टोर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, स्ट्रीट फाइट डिफेंडर एक सैन्य अभ्यास है जो कि नाटो के द्वारा किया गया है और एक तरीके से विश्व का बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास है दुनिया का। ठीक है, तो नाटो यानी कि बहुत अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों ये देखा जाए इस संगठन से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उन्होंने आपस में मिलकर के एक सैन्य अभ्यास की शुरुआत की जिसका नाम है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर सैन्य अभ्यास 2024। अगर हम बात करें किसको दिखाने की, तो एक तरीके से जैसा कि आपको पता है रूस ने यूक्रेन पे क्या किया था? अटैक किया था। उसके बाद से जो है दोनों ही देशों के बीच में लगभग 2 साल हो गया है, युद्ध चल रहा है और एक तरीके से रूस को अपना सैन्य प्रदर्शन सैन्य शक्ति दिखाने के लिए इन नाटो संगठन देशों ने क्या किया है? इस अभ्यास की शुरुआत की है। ठीक है, ये जैसा कि हमने अभी बताया तो एक तरीके से जो रूस में जो संघर्ष चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में उसी के दौरान इसमें किया गया। ठीक है, अपना जो है सैन्य शक्ति प्रदर्शित करने के लिए उसके सदस्य देशों की जो सुरक्षा के प्रति जो अटूट प्रतिबद्धता है दोस्तों, अटूट प्रतिबद्धता है उसको एक तरीके से दिखाने के उद्देश्य से इस जो है डिफेंस एक्सरसाइज को क्या किया गया है? चालू किया गया है। आइए बात कर लेते हैं, इतना तो इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए कि स्ट्रीट फास्टर डिफेंडर जो है किन देशों के किन या संगठन के बीच किया गया? तो नाटो के द्वारा। नाटो की बात कर लेते हैं जो बहुत चर्चा में रहा है पिछले 2 साल से, जिसका नाम है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों ये जो नाटो है ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक तरीके से पश्चिमी यूरोप आप ये क्षेत्र देख रहे हैं जो ये आपका रशिया की इधर साइड जो वेस्ट की तरफ है, एक तरीके से जो देखा जाए तो पश्चिमी यूरोप है, उनमें स्थित जो देश है और साथ ही साथ जो नॉर्थ अमेरिका के देश हैं उन देशों सहित ये 11 सदस्य देशों का क्या है दोस्तों? एक अंतर सरकारी राजनीति और ये सैन्य संगठन है। ये सैन्य संगठन है दोस्तों जो कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये सामूहिक, ध्यान रखिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व सिद्धांत के आधार पे कार्य करता है। ठीक है, उत्तरदायित्व सिद्धांत के आधार पे ये कार्य करता है। तो ये क्या है दोस्तों? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि सब कोई मिल करके अपना उत्तरदायित्व निभाएगा। किसके प्रति? अगर कोई सदस्य देश के ऊपर आक्रमण कर देता है कोई अन्य देश, तो उस देश को उत्तर देने के लिए सभी मिल करके क्या करेंगे? उस दूसरे देश पे अटैक करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये फ्रांस इसका नाटो का सदस्य देश है, ठीक है,
जैसे यहाँ कनाडा है, कनाडा पे मान लीजिए रशिया ने अटैक किया, तो ये नहीं माना जाएगा कनाडा पे अटैक किया गया, माना ये जाएगा कि ये जो नाटो के अंदर 31 देश हैं उन सभी देशों पर आक्रमण किया गया रशिया के द्वारा, चूंकि रशिया नाटो का सदस्य नहीं है, और ये माना जाएगा सभी 31 देशों पर ये अटैक हुआ है, तो ये सभी 31 देश मिल करके क्या करेंगे, उत्तर देंगे किसका, रशिया का। इसका जो स्थापना किया गया था नाटो का वो अप्रैल 1949 में किया गया था, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद। इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, और वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं कौन है दोस्तों, तो जेंस स्टोलनबर्ग जो है इसके महासचिव हैं। देखिए अभी तक इसमें 30 मेंबर थे, जो एक 30वां मेंबर बना है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, वो कौन बना है, तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों फिनलैंड बना है। ठीक है, आप ये बाउंड्री देख सकते हैं फिनलैंड। ठीक है, यूक्रेन भी बनने जा रहा था लेकिन उसी बात पे जो है रशिया ने अटैक कर दिया। और देखिए यहाँ पे देखिए अब नया एक स्वीडन भी बनने जा रहा है। देखिए इसमें एक सिद्धांत ये है कि अगर कोई इस संगठन का सदस्य बनेगा तो 30 या जितने अभी वर्तमान में 31 देश हैं, तो इन सभी 31 देशों के द्वारा उस देश को अप्रूवल जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक कोई देश इस संगठन का संगठन का सदस्य नहीं बन सकता। तो स्वीडन भी इसका सदस्य बनना चाह रहा है। तो अभी तक देखा जाए, ठीक है, तुर्की था दोस्तों, वो अभी तक रोक लगा रहा था कि नहीं भाई स्वीडन को हम नहीं बनने देंगे नाटो का सदस्य। जब तुर्की मान गया तो हंगरी रूठ गया, नहीं भाई अब हम नहीं देंगे अप्रूवल, स्वीडन जुड़े नाटो में। तो अब जब तक नाटो, अगर देखिए हंगरी का अप्रूवल जैसे ही मिल जाएगा तो ऐसे ही देखा जाए सभी जो है देशों के द्वारा, ठीक है, अप्रूवल मिल जाएगा, और इस तरीके से स्वीडन भी जो है हो सकता है भविष्य में 32वां सदस्य नाटो का बन जाएगा। तो एक तरीके से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के रूप में पश्चिमी यूरोप और अमेरिका ने, यानी कि उत्तरी अमेरिका के द्वारा कनाडा अमेरिका ने मिलकर के एक संगठन बनाया। तो रसिया क्यों पीछे रहेगा, आगे चल करके दोस्तों रसिया ने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम है, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। और ये जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्तमान में न्यूज में है। तो आपसे नाटो से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में अर्मेनिया जो है इस संगठन से बाहर निकल गया। देखा जाए आपको पता है, देखिए विश्व में बहुत जगहों पर हमें युद्ध देखने को मिल रहा है। एक तो रशिया यूक्रेन का वार देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों तो इजराइल, ठीक है, कौन सा इजराइल, ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो गाजा पट्टी का जो हमास का युद्ध देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको कैस्पियन सी के बगल में एक देश देखने को मिलेगा, अजरबैजान और अर्मेनिया, ठीक है, अजरबैजान और अर्मेनिया, ठीक है। यहाँ पे इन देशों के बीच में भी एक तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है। तो चूंकि ये भी एक तरीके से सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत था, और इसका जो सदस्य देश अर्मेनिया भी था, लेकिन जब कजाकिस्तान ने अर्मेनिया पे अटैक किया तो रशिया ने कोई सपोर्ट नहीं किया, नाराज होकर के अर्मेनिया बोला भैया हमें इसका संगठन में सदस्य नहीं बनना है। तो ये चूंकि संगठन अब आपका सदस्य, ये जो संगठन है चर्चा में आ गया है, तो ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जो कि कब बना था दोस्तों, 2002 में बना था। 6 देशों का संगठन है, जिसमें से अब कौन निकल गया दोस्तों, अर्मेनिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको छोटा सा अर्मेनिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, अर्मेनिया ये अब निकल गया, तो अब ये 5 देशों का संगठन रह गया। इसको देखा जाए जब 1992 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो ठीक है रशिया के नेतृत्व में संगठन का जो है निर्माण किया गया था, जिसमें प्रारंभ में कौन थे, रूस था, अर्मेनिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन्होंने मिल करके क्या किया, सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए। और जो ये हस्ताक्षर हुआ, ये जो संधि हुई, उस संधि को देखा जाए तो ताशकंद पैक्ट या फिर ताशकंद संधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे चल करके ये जो 3 अन्य राज्य हैं दोस्तों, वो अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया से अलग जो है अगले वर्ष जो है हस्ताक्षर किए, ठीक है, 1994 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये संगठन, ठीक है। चलिए और आज के हम लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। भैया देखिए यहाँ पे केवाईसी, यानी कि आप जब भी बैंक वगैरह में जाते होंगे, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते होंगे, तो आपसे एक फॉर्म भराया जाता है जिसका नाम है केवाईसी, यानी कि नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जानो, किस माध्यम से जानो भाई, उसका जो कुछ भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह है उसकी एक तरीके से प्रामाणिकता की जांच करके। तो इसी जो है केवाईसी को एक समान मानकों के लिए, ठीक है, केवाईसी के एक समान यानी कि यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म जो है लागू करने के लिए, क्योंकि कल देखिए हर जो है संस्था में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग नॉर्म्स है केवाईसी के, तो एक ही नॉर्म्स लागू हो इसके लिए एक जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो हमारे जो एक तरीके से जो मिनिस्टर है, ठीक है, व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए टी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, ठीक है, किसके लिए, तो केवाईसी के, ठीक है, एक समान मानकों की जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं,
ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है दोस्तों, ये जो एम सोमनाथ है दोस्तों, ये कौन है, तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में ये जो है कमिटी गठित की गई है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर, रिवीजन करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी रेगुलर जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, गुड नाइट।